इंडी अलायंस के अनेक नेता अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए सनातन और हिंदू आस्था पर प्रहार करते हैं, और ये उन्होंने एक नियम बना लिया। जहां कुछ दिन चर्चा से बाहर रहे तो फिर ऐसा कोई वक्तव्य देते हैं जो हिंदू आस्था पर प्रहार करने वाला होता है, फिर उनको कुछ एक आध दिन चर्चा मिल जाती, यहाँ तक सीमित है। कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से प्रभावित लोग भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं। जो अपने को सेकुलर कहते हैं वही सर्वाधिक सांप्रदायिक बातें भी करते हैं, और उनका दायरा एक तुष्टीकरण तक सीमित रहता है। ऐसे नेताओं को, ऐसी पार्टियों को जनता पहचानने लगी है, और यही कारण है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों की विदाई हुई, लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल, केरल जैसी सरकारें अनेक हैं, तमिलनाडु में हैं। ये भी राष्ट्रवाद से संबंधित कोई भी विषय होता है जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़ता होगा, वो सब इनके लिए नागवार होती हैं, इनको ये बर्दाश्त नहीं होती हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इसी प्रकार केरल की जो सरकार है उसके कारण कठिनाइयों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के प्रति उनका जो निष्ठा है, उनका जो ज्ञान है, वह निरंतर ही एक प्रकार से जवाब देने का काम भी कर रहा। वो ये सब काम संवैधानिक दायरे में रहते हुए कर रहे हैं। राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, और आरिफ मोहम्मद खान उस सीमा को पहचानते हैं, जानते हैं। और ये बात भी ध्यान देनी होगी कि जो इधर सनातन के बारे में जो बोल रहे हैं, कुछ दल बदल करके इधर से उधर आ गए, मंत्री नहीं बने, कुछ इसलिए परेशान है, कुछ वोट बैंक के लिए परेशान है, वो कितने ज्ञानी हैं ये भी सब जानते हैं। कुछ लोगों का ज्ञान तो अभी 1.5 साल बाद ही जागृत हुआ है। दूसरी तरफ आरिफ मोहम्मद खान का जो ज्ञान है, अपने जो इस्लाम के बारे में, अरबी भाषा के बारे में, इतना ही नहीं तो संस्कृत और हिंदी और अनेक भाषाओं की उनको जानकारी भी है, और गहन अध्ययन है। तो वो सांस्कृतिक विषयों पे बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही गंभीरता से अपने विचार व्यक्त करते हैं। पिछले दिनों वो लखनऊ और अयोध्या की यात्रा पे आए थे। अयोध्या उत्सव में शामिल हुए वो। यहाँ उन्होंने भगवान राम के विषय में जो एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है उसको प्रकट किया। यह एक देश के प्रत्येक नागरिक को ये बात समझने की आवश्यकता है कि जो सौहार्द के तत्व हैं हमारे यहाँ, उनको हमें अब ध्यान देना होगा। तो वो राम कथा की व्यापकता का भी उल्लेख करते हैं। केवल उत्तर भारत नहीं बल्कि केरल से लेके अनेक उदाहरण देते हैं, अनेक ग्रंथों के, प्राचीन ग्रंथों के उदाहरण देते हैं। किस तरह बगदाद में भारत के साहित्य पहुँचे सदियों पहले, और उसके बाद वो यूरोप गए और किस प्रकार से पुनर्जागरण हुआ, ये सब भी बात करते हैं। तो एक राम राज्य की जो कल्पना है उसका भी उल्लेख करते हैं। रामलीला और राम कथा केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दर्जनों देश ऐसे हैं जहाँ पे रामलीला लोकप्रिय है, और लोग बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी उपासना पद्धति बदल ली है, लेकिन भगवान श्री राम के प्रति उनकी आस्था है और वो उनको अपना पूर्वज मानते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो जो सनातन का भाव आरिफ मोहम्मद खान व्यक्त करते हैं, तो वो उपासना पद्धति नहीं है, सब जानते हैं। तो सनातन का मतलब एक उदार चरित्र, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना है, और इसी से वो मानते हैं कि विश्व में आज जो समस्याएं उनका समाधान हो सकता है, और भारत में भी सौहार्द सद्भाव की स्थापना हो सकती है। भले ही कोई उपासना पद्धति अलग अलग हो, लेकिन जो एकता के सूत्र हैं उनको हम सबको समझना, पहचानना होगा। अपनी अपनी उपासना पद्धति पे लोग अमल करें, अपने अपने धर्म ग्रंथ को माने, कहीं तो कोई टकराव ना हो। केवल एक उदार चिंतन के बारे में आरिफ मोहम्मद खान लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और एक संदेश व्यापक रूप से देने का वो भी काम कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। अयोध्या के अलावा लखनऊ में भी वो 2 कार्यक्रमों में शामिल हुए। यहाँ भी सनातन संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम भी थे, और उसमें उनका संबोधन भी उसी प्रकार रहा जिस प्रकार से वो श्लोक
कहते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उनका संदर्भ बताते हैं, निश्चित रूप से विलक्षण है, अद्भुत है उनका ज्ञान। और ये इनकी प्रशंसा जितनी भी की जाए उतना कम है। कई बार लगता है कि वो इतने धारा प्रवाह संस्कृत के श्लोक व्यक्त करते हैं कि आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया है, किस प्रकार से वो एक उदार मानसिकता के व्यक्ति हैं। ये एक समझने की बात है। भारत में खास तौर पर इसकी आवश्यकता है। यहाँ उन्होंने हृदय नारायण दीक्षित, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, प्रख्यात लेखक, उनकी गीता पे पुस्तक का विमोचन किया और गीता से ही अनेक श्लोक उठाकर उन्होंने जो कर्म योग है, भक्ति योग है, ऐसे अनेक जो उदाहरण दिए। और ये यहाँ तक कहा कि हम भारत के लोगों के लिए गर्व होना चाहिए कि हमारे पास गीता जैसी ग्रंथ है, पुस्तक है। ये बात उन्होंने कही। महामना मालवीय मिशन के कार्यक्रम में थे वो, महामना की जन्म जयंती पर। यहाँ भी उन्होंने महामना के पूरे जो चिंतन है उसको सनातन के अनुरूप बताया और इसीलिए वो महामना कहे गए कि एक सनातन विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे। और इसी से प्रेरित होकर ये जो ब्रिटिश पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य पढ़ाई है, जिसमें भारत के गौरव के लिए कुछ नहीं था, गर्व नहीं था, तो उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ये भी एक सनातन के विचार को प्रेरित करने का उनका प्रयास था। वो कहते भी थे कि गीता पढ़नी चाहिए। गीता के वो स्वयं भी पढ़ाते भी थे, विद्यार्थियों को बैठाते थे, चर्चा करते थे। तो आज जिसे पुनर्जागरण रिनेसा कहते हैं, वो अभी शुरू ही हुआ था। उस समय मध्य एशिया यानी जो अरब देश आज कहलाते हैं, उसमें भी खास तौर से उस वक्त बगदाद राजधानी थी। वहां पर बौद्धिक गतिविधियां चरम सीमा पर थी और उस युग को जो जंगों में बिजेंटीन एम्पायर, सैसनीड एम्पायर का जो टेक ओवर हुआ, वो सब हो चुका था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जो समय इतिहासकार लगभग 250 साल बताते हैं, जिसे वो अरबों का गोल्डन पीरियड कहते हैं, स्वर्णिम दौर। वो जंगों का दौर नहीं है, वो बौद्धिक गतिविधियों का दौर है। और आपने कई दफा पढ़ा होगा कि अरबों ने यूनानी दर्शन को सुरक्षित कर दिया, उसको अरबी में अनुवादित करके। ये आधी कहानी है। अरबों की बौद्धिक गतिविधियां शुरू हुई 9वीं शताब्दी में, जो बड़े लेवल पे यूनानी किताबों के अनुवाद से नहीं शुरू हुई। अरबों की बौद्धिक गतिविधियां शुरू हुई भारत की संस्कृत में लिखी हुई किताबों के अनुवाद से। कनक, सुनिए गौर से, मत आइए। कनक पंडित नाम के एक विद्वान जो सिंध के रहने वाले थे, वो 8-10 किताबें जिनमें सूर्य सिद्धांत शामिल थी, वो लेके बगदाद पहुंचे। सूर्य सिद्धांत के कुछ हिस्सों को अरबी में अनुवाद करके तत्कालीन शासक मंसूर को सुनाया गया। वो हतप्रभ रह गया और उसने फजारी नाम के एक अरब साइंटिस्ट की ड्यूटी लगाई कि वो कनक पंडित के साथ बैठकर, और पूरी टीम दी उनको विद्वानों की। और ये मत भूलिएगा कि उस समय भी जब संचार माध्यम जो आज हैं वो अवेलेबल नहीं थे, उस समय भी निशापुर जो ईरान की सीमा के अंदर आता है, फिलिप हिट्टी की किताब अ हिस्ट्री ऑफ द अरब, उसमें लिखा हुआ है
कि वहां पर फैकल्टी यानी पढ़ाने वाले जो थे वो 60% से ज्यादा भारतीय थे। यूनिवर्सिटी थी बॉर्डर के नजदीक है निशापुर, उस वक्त का जो भारत था, अब तो बीच में अफगानिस्तान भी है। तो वहां पर इतिहासकारों के अनुसार 60% से ज्यादा पढ़ाने वाले भारतीय थे। उन्हीं में से ही एक फैमिली है जो बगदाद के शासकों के 9 नस्लों तक उन्होंने डॉक्टर, उनके जो रॉयल फैमिली के जो फिजिशियन थे वो भी इंडियन। तो कैसे उनका गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम दौर शुरू हुआ? उन्होंने संस्कृत की किताबों का अरबी में अनुवाद किया, वहां से उनका, उसे कहते हैं गोल्डन पीरियड। उसी समय स्पेन पे भी अरबों का ही राज था। दोनों के बीच में संबंध दुश्मनी पूर्ण थे। स्पेन के शासक को पता था कि ये यहाँ का शासक बगदाद का, ये मुझे नहीं देगा। तो उसी में फिलिप हिट्टी की किताब में लिखा हुआ है कि उसने बड़ी रिश्वत देके किसी तरह एक किताब, एक कॉपी प्राप्त की और चंद सालों के अंदर उस जो किताब स्पेन को, उसको नाम दिया गया, हमारा नाम तो था सूर्य सिद्धांत, अरबी में अनुवाद करके उसको नाम दिया गया हिंद सिंध। और उसकी कॉपी जो स्पेन पहुंची, उसको सारी यूरोपियन आहिस्ता 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 अगले 10, 20, 30, 40, 50 साल में वो किताब यूरोप की हर भाषा में अनुवादित हुई और